इन 16 महाजनपदों में हम लोग देखते हैं कि मगध महाजनपद का उत्कर्ष कैसे होता है। इसके प्रमुख कारणों में देखते हैं राजनीतिक कारण, भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण तथा मगध का आर्यीकरण लास्ट में होना, ये भी एक बड़ा कारण था मगध के राजत्व में। मगध के राजत्व का सबसे बड़ा पॉलिटिकल रीजन ये माना जाता है कि वहाँ लगातार योग्य शासक हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य आदि लगातार यहाँ पे योग्य शासक हुए। भौगोलिक कारणों में प्रमुख कारण यह है कि उसकी राजधानी अति सुरक्षित थी, 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी और एक तरफ नदी से घिरी हुई थी। राजधानी का सुरक्षित होना भी मगध के उत्कर्ष का एक बड़ा कारण माना जाता था। आर्थिक कारण भी बड़े महत्वपूर्ण थे, क्योंकि सारी नदियां उधर बिहार की तरफ ही गई थी, मगध की तरफ, तो नदी जल की प्रचुरता थी और खेती अन्न उत्पादन सरप्लस में हुआ। सरप्लस अन्न उत्पादन होने से एक बड़ी सेना रखने में ये लोग कैपेबल हुए। लोहे की खानें भी आप देखते हैं उसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा, आज भी लोहा मिलता है झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार में। तो लोहे से एक तो खेती के उपकरण, हल वगैरह परिमार्जित हुए, रथ वगैरह मौजूद हुए, लड़ाई के हथियार मौजूद हुए। तो लोहे की खानें भी एक बड़ा कारण, आर्थिक कारण थी मगध के उत्कर्ष में। जंगल की अधिकता थी, जंगल की अधिकता होने से हाथी मिले, हाथी से उनको सेना में शामिल किया गया और हाथी जैसे ताकतवर जानवर को जब अपने नियंत्रण में ले लिया तो सेना स्वाभाविक रूप से बहुत शक्तिशाली बन गई, बड़ी सेना रखी गई हाथियों की बड़ी बड़ी। मगध का आर्यीकरण अंत में हुआ, ये भी बड़ा कारण है। जैसे जब आर्य भारत में आए पश्चिमोत्तर से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो मगध ये दूर पूर्व में, तो यहाँ तक लास्ट में पहुंचे। लास्ट में पहुंचने से इनको उतना सिविलाइज नहीं कर पाए अपने ट्रेडिशंस पे, शांतप्रिय, चूंकि आर्यों को माना जाता है कि शांतप्रिय है और बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल है, उस तरीके से बहुत लड़ाकू झगड़ालू नहीं है। लेकिन मगध तक चूंकि बहुत स्लो, 900 वर्ष लग गए पहुंचने में धीरे धीरे, तो मगध का आर्यीकरण अंत में हुआ, ये भी एक बड़ा कारण था उनकी सेना मजबूत होने में। देखिए, मगध में जिन राजवंशियों ने शासन किया उनके प्रमुख नाम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। 1 मिनट आप रुको तो हम बात करें, 2 मिनट। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, इनका क्रम बहुत पूछा जाता है इतिहास में। इनका क्रोनोलॉजी, क्रम, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, एक बार फिर रिमाइंड करा दें। एंशिएंट हिस्ट्री में कभी डेट नहीं आती, हमेशा क्रम पूछा जाएगा, तो क्रम थोड़ा सा ध्यान रखें। हर्यक के बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद और उसके बाद मौर्य। फिर हर्यक वंश में जो राजा हुए इनका भी क्रम पूछा जा सकता है, मतलब वंशों का क्रम पूछा जा सकता है, या एक वंश के अंदर जो भिन्न भिन्न राजा हुए उनका भी क्रम पूछा जा सकता है। तो बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु उदयन, उदयन के बाद अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद नागदशक, नागदशक अंतिम राजा है। दूसरा, एंशिएंट हिस्ट्री का पढ़ने का जो एक कंसेप्चुअल तरीका ये भी है कि लंबी लंबी वंशावलियां मिलेंगी। जैसे दक्षिण भारत का इतिहास जब चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव आदि पढ़ेंगे तो वहाँ 30-30, 40-40 राजा लोग हैं, राजवंश है। सबके नाम नहीं याद करने हैं, हमेशा उस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम याद रखना है, और उस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ उसका नाम याद रखना है, और लास्ट कौन था याद रखना है। एक वंश के केवल 3 नाम याद रखे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि यही सबसे सफल स्ट्रेटजी है, पूरा कभी याद नहीं किया जाता। हाँ, एक फौरी नजर से, सरसरी नजर से आप पढ़ तो सकते हैं, कोई खास अचीवमेंट है उस राजा का, युद्ध वगैरह किया है, नोट कर डाउन कर लिया, ध्यान में डाल लिया। लेकिन अगर 3 बातें आप गांठ में बांध के रखेंगे, फाउंडर उस वंश का, मोस्ट प्रोमिनेंट किंग उस वंश का, और लास्ट किंग उस वंश का, तो कभी इतिहास में आप मैक्सिमम सवाल हल कर पाएंगे। ठीक, इनके बाद ये होते हैं शिशुनाग वंश में, शिशुनाग संस्थापक कालाशोक या काकवर्ण जिसका नाम है। नंद वंश में देखते हैं महानंद, महापद्मनंद और घनानंद लास्ट है। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहदत्त अंत है। सामान्यतः जो लास्ट है, जैसे घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त राजा बने,
मौर्य वंश का अंतिम रैदत है, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, और वहां से फिर एक क्रम चलता है कि ब्राह्मण वंश पहली बार आते हैं इतिहास में राजा के रूप में। इसे भी हम लोग बिंबिसार या हर्यक वंश को भी पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। इसमें बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। बिंबिसार को संबंध में कहा जाता है कि क्षेत्रोजस इसका एक टाइटल है, जिसका अर्थ होता है बड़े क्षेत्र का स्वामी। एक टाइटल श्रोणिक भी है, श्रोणिक का अर्थ है जिसका नाम दूर दूर तक सुना गया हो। दूसरा, मगध के उत्कर्ष में, हाँ मूल प्रश्न तो मैं पीछे छोड़ दिया। मूल प्रश्न यह था कि 16 महाजनपदों में आखिर मगध ही क्यों सरवाइव किया, मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ। उसके पीछे भी कई कारण थे, तो उनमें एक प्रमुख कारण था कि मगध में लगातार योग्य राजा हुए। योग्य राजा के साथ साथ उनके योग्य मंत्री भी हुए। जैसे आप देखेंगे बिंबिसार के सुनिधि और दीर्घचारण बहुत योग्य मंत्री थे ये। ऐसे हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य इतने योग्य मंत्री हुए। बिंबिसार अपनी 3 नीतियों की सफलता के लिए इतिहास में बहुत याद किया जाता है। ये नीतियां हैं वैवाहिक नीति, मित्र नीति, युद्ध नीति। इसको डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ थोड़ा आपको ये हिंट दे दें, वैवाहिक नीति का मतलब है उसने आसपास के जो महाजनपद से उनसे विवाह संबंध भी इस आधार पर किए, ये मेरी मदद कर सके। मित्र नीति का मतलब है कई जगह ऐसा जिक्र मिलता है कि अगर कोई राजा किसी असाध्य रोग से ग्रस्त है तो इसने अपना राजवैद्य भेज दिया, बुना बुलाए। वो इंप्रेस हो गया, वाह कितना बढ़िया आदमी है, चलिए इससे क्यों लड़ाई करें, मित्रता कर लेते हैं। और जो बचा तो फिर उससे युद्ध करके जीत लिया, जैसे अंग वगैरह को युद्ध करके जीत लिया था। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।